नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है शुभाशंसा। लेखिका हैं प्रसिद्ध गद्यकार एवं कथाकार सुषमा मुनींद्र जी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। इस बगीचे भर का संसार उसका अपना है। बाकी तो उसे लगता है वो शेष जगत में खुद को खपाने का ढोंग ही कर रही है। रवि रश्मियों के लुप्त होते ही वो घर के दमघोटू एकांत से निकलकर अपने बगीचे में आ जाती है। यहाँ उसे लगता है उसने खुद को खोज निकाला है और उसका होना होने की तरह दर्ज होने लगा है। तब वो दिन भर की निष्क्रियता को उतार कर क्यारियों में कुछ काम करने लगती है, लॉन में टहलती है, लॉन के कोने में लगे झूले पर बैठकर बिना किसी भाव के फेंस के पार देखती है। इस क्षेत्र में अभी लोगों ने बसना शुरू नहीं किया है। कुछ एक ही मकान नज़र आते हैं। वो कभी मकानों को देखती है, कभी स्वच्छ आकाश को, कभी दूर खेलते बच्चों को। खेलते हुए बच्चे उसे उत्साहित नहीं करते। वे याद दिलाते हैं कि वो संतानहीन है। वो यातना से गुजरती है। तब वो खुद को झूठा तोष देती है। ये खेलते चीखते उत्पात मचाते बच्चे बेरोजगारी और जनसंख्या के आंकड़े ही बढ़ाएंगे। अच्छा है जो वो स्वयं जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं बनी। ये विचार आते ही उसकी दीनता बढ़ जाती है, क्योंकि वो जानती है उसे एक बच्चे की कितनी ललक है। एक बच्चे के बिना सब कुछ विभ्रम है, छलावा। उसकी प्राध्यापकी, भार्गव की सफल वकालत, भौतिक संसाधन। बस एक शिशु उसकी ज़िंदगी को फलदायी बना सकता है। पर अचानक वो थकने लगती है, उदास हो जाती है। बच्चे कितने हैं ये स्वाभाविक सा प्रश्न है, पर उसका चेहरा खिंचकर सख्त होने लगता है। प्रश्न प्रहार करता जान पड़ता है। बातें संदेह से भरी जान पड़ती हैं। बातों का गलत अभिप्राय लगाना एक किस्म की बीमारी है, वो जानती है। फिर भी वो शक्की बनती गई है। नहीं है, रूढ़ स्वर में वो कहती है। नहीं है, राम राम। उसे बेचारा सिद्ध करती निगाहें उसके वजूद को चींथ चींथ कर नोच देती हैं। उसे दया भाव अच्छा नहीं लगता। ये उसमें और दूसरों में अंतर स्पष्ट करता है। किसी न किसी ढंग से उसे बताया जाता रहा है कि वो निसंतान है। उसे बगीचे में टहलते देख कभी भूले भटके मोहल्ले की कोई स्त्री आ जाती है और पूछ बैठती है, मैडम आप इस एकांत में रह कैसे पाती हैं? वकील साहब दिन भर ऑफिस में रहते हैं और आप? उसके भीतर का उद्वेलन चेहरे की बनती बिगड़ती रेखाओं में उभर आता है। वो सख्ती से स्त्री को देखती है। स्त्री अपनी त्रुटि ताड़ लेती कि एकांत का अभिप्राय मैडम ने बच्चे न होने से लगाया है। तब वो बात संभाल कर कहती, आप इस एकांत में स्वतंत्र तो हैं, ना मोहल्ले वालों की पंचायत और ना कितनी बढ़िया फूल पत्ती है और बढ़िया ताज़ा सब्जी। पर इस मोहल्ले के उत्पाती बच्चे बचने कहाँ देते हैं? कभी गुलाब गायब, कभी अमरूद। वो कुछ ऐसे शुष्क भाव से कहती मानो चोरी के लिए वो स्त्री जिम्मेदार है। अभी किसी दिन उसने 10-12 साल के लड़के को फूल चुराते हुए पकड़ा था। उसे नहीं मालूम था कि लड़का किस घर का है। वो अपने आसपास का जानने की कोशिश नहीं करती। महाविद्यालय से दोपहर तक लौटती है और अपने एकांत में गुम हो जाती है। लड़के को रोते चिरौरी करते देख उसे क्रूर किस्म का सुख मिलता था। सूचना पाकर लड़के की माँ आई, खेद प्रकट करने लगी। मैडम, कोई माँ बाप बच्चे को चोरी डकैती नहीं सिखाते, पर यह औलाद हमसे तो बे औलाद अच्छे। न पालने पोसने का झंझट, न इनके बनने बिगड़ने की चिंता। बे औलाद? उसे लगा उसके भीतर विस्फोट हुआ है। उसका तमतमाया चेहरा सिहर कर निढाल हो गया। आगे कभी से चोरी करते देखें तो लगाएं 2 हाथ। जैसे मेरा बच्चा वैसे ही आपका। जैसे मेरा बच्चा वैसे आपका? ये कैसे हो सकता है? सब विभ्रम, छलावा। हुआ था अपना बच्चा। प्रथम गर्भधारण के समय चिकित्सकों ने कहा था 30 के बाद का प्रसव जटिलता पैदा करता है, और सचमुच ही किन्हीं कारणों से मिसकैरेज हो गया। फिर 4 वर्ष बाद पूरे समय पर हुई बच्ची गर्भ में ही सड़ चुकी थी। चिकित्सक बोले थे बच्ची जीवित होती तब भी न सुन सकती थी न बोल सकती थी, तो ऐसी बच्ची। मेरे साथ ऐसा क्यों? उसने भार्गव को निहारा था। भार्गव बोले थे, परेशान हो? फिर भी मनीषा मुझे विश्वास है। पर भार्गव को विश्वास नहीं था, तभी तो वे कानून की किताब में बच्चा गोद लेने के अधिनियम देखने लगे थे।
किसी अनुच्छेद में दत्त भार्गव मनीषा को निरीह जान पड़े थे। आखिर वे तो पूरी तरह स्वस्थ सामान्य हैं, फिर भी पिता बनने का सुख नहीं पा सके। तो भार्गव तुम बच्चा गोद। मनीषा आओ बैठो। अभी एक दिन मैंने एक पॉलिटिकल मैगजीन में कुछ दंपतियों के साक्षात्कार पढ़े। खासकर स्त्रियां अपने कैरियर को इतनी प्रमुखता दे रही हैं कि वे सेटल होने के बाद बड़ी उम्र में विवाह करती हैं। बच्चे कैरियर में बाधक होते हैं, इसलिए गर्भ धारण न कर बाद में ज़रूरत मुताबिक बच्चा गोद ले लेना चाहती हैं। और ये दंपति खुश हैं कि वे जनसंख्या विस्फोट का कारण नहीं बनेंगे। मुझे तो ये बातें एक विचार से अधिक नहीं लगती। विचार और व्यवहार में फ़र्क होता है। इन लोगों को एक दिन पछताना होगा। मनीषा इतना और कहना चाहती थी कि वे दंपति तुष्ट हो सकते हैं, पर मुझे मेरी अक्षमता कुंठित करती है। नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता स्त्रियां भले ही नारा दें, स्त्री बच्चे पैदा करने का साधन मात्र नहीं है, बावजूद इसके प्रत्येक स्त्री माँ बनना चाहती है। इसलिए नहीं कि संतानवती होकर वो परिवार में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाती है, बल्कि माँ बनना उसकी बेहद स्वाभाविक इच्छा है। मुझे तो इन दंपतियों के विचार प्रभावित करते हैं। मनीषा, क्यों ना हम देखो, मैं गर्भवती तो हुई ना, फिर हो सकती हूँ, उम्र नहीं बीत गई। ऐसा ना हो हम जल्दबाजी में बच्चा गोद ले लें और फिर अपना हो जाए तो दत्तक के साथ ईमानदार ना रहें, या फिर वो हमारे बच्चों के लिए संकट बने। मुझे भी अपने बच्चे की प्रतीक्षा है, पर देख रहे हो ना मैं कितनी परेशान हूँ। बात खत्म कर वो चुप हो जाती। भार्गव भी। वो चुप रहने लगी है। बातें नहीं सूझती। ये माया काया एक दिन नातेदारों के वंशजों की आरामगाह बनेगी, ये विचार उसे निराश करता है। आज भी वो धूप ढलते ही बगीचे में आ गई। सब्जियां तोड़ रही थी, तभी गेट से स्वर उभरा। क्या हो रहा है? सब्जी तोड़ी जा रही है? मनीषा ने पलट कर देखा। गेट पर एक स्थूलकाय स्त्री खड़ी है, साथ में 7-8 साल की बच्ची भी है। मनीषा ने बच्ची को सड़क पर खेलते देखा है। कहिए। मनीषा गेट पर आई। वो घर देख रही हैं ना, जहाँ छत पर कपड़े फैले हैं? हम वहाँ रहते हैं। ये नीली है, मैं इसकी नानी हूँ। इसके भाई हुआ है, इसलिए यहाँ आई हूँ। वैसे गांव में रहती हूँ, मुझसे घर में घुसे रहा नहीं जाता, तो नीली को लेकर निकल पड़ी हूँ कि देखूँ ये इतना सुंदर बगीचा किसका है। वृद्धा इस तरह परिसंवाद करने लगी मानो पूर्व परिचित हैं। मनीषा को परिचय बढ़ाने वाले लोग खिजाते हैं, क्योंकि ये लोग प्रश्न बहुत पूछते हैं। अंदर आ जाऊं? अनुमति मिलने के पहले ही नानी नातिन गेट खोलकर दाखिल हो गईं। इतने सारे फूल! नीली को भेज दिया करूंगी तो भगवान के लिए 2-4 फूल ले जाया करेगी। मैं फूल नहीं तोड़ती, भगवान के लिए भी नहीं। अच्छा अच्छा, नीली जाओ झूला झूल लो। अभी तो बड़ा कह रही थी कि झूलना है। नानी की बात पर नीली झिझक कर मनीषा को तकने लगी। मनीषा ने देखा, गोल भरे चेहरे वाली मासूम सी बच्ची उसे उत्सुकता से ताक रही है। नीली की माँ बता रही थी, आप कॉलेज में पढ़ाती हो, बहुत अच्छा है। भगवान बाल बच्चा दे देता तो ये बगीचा चमन हो जाता। वृद्धा ने अपनी समझ से मनीषा के पक्ष की बात की थी, पर मनीषा के द्वैत और द्वंद्व खत्म नहीं होते। उसका चेहरा सख्त होकर जड़ हो गया। वृद्धा जाते हुए कह गई, शाम को नीली को भेज दिया करूंगी, आपको अच्छा लगेगा। ये वृद्धा मानो षड्यंत्र रचकर नीली को इस बगीचे में स्थापित करना चाहती है। मनीषा का तंत्र का तंत्र झंझना गया। आप अपने वंशजों को मेरे मन बहलाव का साधन न बनाएं तो बेहतर होगा। मुझे किसी की सदाशयता, सहानुभूति, सहयोग नहीं चाहिए। नीली अपनी नानी की तरह ठसियल वृत्ति की थी, नियम पूर्वक आने लगी। स्कूल से लौटकर यूनिफॉर्म बदली और आपके पास भाग आई। माँ बोली, कुछ खा लो। मैंने कहा बाद में। नीली के चेहरे में प्रसन्नता और प्रभाव के भाव रहते, जैसे कहना चाहती हो, मैं आपके पास आने के लिए व्यग्र रहती हूँ, आप मुझे महत्व नहीं देती। नीली अपनी बातों से मनीषा को प्रसन्न रखना चाहती थी, ताकि झूला झूलने का अवसर मिले। इस घर में बच्चे होते तो उनके बहाने यहाँ आना आसान हो जाता। नीली ने पूछ लिया, आंटी, आपके घर में बच्चे नहीं हैं? मनीषा ने चौंक कर नीली को देखा। तो ये भी मुझे कटघरे में खींचेगी? घर में सुनती होगी कि मैं निसंतान हूँ। यदि हूँ तो लोग चिंतित क्यों हैं? मनीषा का चेहरा सख्त होने लगा। उस सख्ती का नीली ने पता नहीं क्या अभिप्राय लगाया। मैं उनके साथ खेलती इसलिए पूछा। यहाँ बच्चे नहीं हैं तो क्यों आती हो? मुझे तो आपके पास आना अच्छा लगता है।
मनीषा नहीं समझ पाती नीली का आना उसे अच्छा लगता है या त्रास देता है। वो नीली के प्रति निर्लिप्त रहती है, पर पता नहीं क्यों कठोर होकर इसे आने से रोक नहीं पाती। ये होता है, हम जिन नामालूम सी बातों को अपनी दैनंदिनी में सम्मिलित नहीं करना चाहते वे अनायास सम्मिलित हो जाती हैं। मनीषा की स्थिति विचित्र है। नीली को देखकर उसके भीतर प्रार्थना के स्वर गूंजने लगते हैं। ईश्वर, ऐसी ही सलोनी बच्ची मुझे चाहिए। दूसरी तरफ नीली की उपस्थिति याद भी दिलाती है कि मनीषा निसंतान है। मेरा जन्मदिन आने वाला है, नीली ने बताया। 14 अक्टूबर, बस एक हफ्ते बाद। आपका जन्मदिन कब आता है? 20 फरवरी। मैं याद रखूँगी। मैंने माँ, पापा, भाई, फ्रेंड्स सबके बर्थडे नोट कर रखे हैं। सबको विश करती हूँ। 14 अक्टूबर को नीली आह्लादित थी। उसे विश्वास था मनीषा को उसका जन्मदिन याद होगा। मनीषा निष्प्रभावी दिखी। तब नीली उसके आसपास मंडरा कर याद दिलाने लगी, आज मैंने क्लास में चॉकलेट बांटे। क्यों, भूल गई? अक्टूबर मेरा बर्थडे। हाँ हाँ, जन्मदिन शुभ हो नीली। ये कदाचित पहली बार था जब मनीषा नीली के प्रति सजग हुई। उसने एक गुलाब तोड़ा और नीली को देते हुए दोहराया, जन्मदिन शुभ हो। नीली फूलों को प्यार और प्रलोभन से देखा करती थी। आज फूल उसके हाथ में था। मैं इसको सुखाकर अपनी नोटबुक में रखूंगी। नीली इस तरह गौरव और उत्साह में भर गई जैसे गुलाब के रूप में उसे उपलब्धि मिली है। मनीषा ने नीली का ध्यान केंद्रित किया। बच्चे वस्तुतः बहुत मासूम और प्रसन्न वदन होते हैं, अपनी उपस्थिति मात्र से सब कुछ सहज कर देने वाले, मान अभिमान से मुक्त। तभी तो नीली ने अपनी ओर से स्मरण कराया उसका जन्मदिन है। कैसी निर्दोष क्रिया प्रतिक्रिया। मनीषा के भीतर भगवान के स्वर गूंज रहे हैं। ऐसा ही मासूम बच्चा मेरा हो जो अपने क्रियाकलापों से मुझे विभोर कर दे। मेरा बच्चा। और मनीषा के मानस में गुजरते सुख के क्षण मुरझा गए। मैं नीली की ओर आकृष्ट क्यों हो रही हूँ? ये कौन सा सुख और तोष दे सकती है? ये बच्ची भ्रम है। सांझ ढलेगी, ये अपने घर लौट जाएगी। लौट जाए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मनीषा का चेहरा फड़फड़ा कर रूढ़ होने लगा। एक क्षण ऐसा आया तब लगा कि वो चीख पड़ेगी। नीली, तुम मेरी भावनाओं को उकसाने के लिए क्यों चली आती हो? तुम मुझे यातना देती हो, मत आया करो। पर नीली कैसे समझेगी? ना आने देने का एक ऐसा कारण है। नीली अपनी मासूमियत में मनीषा के भाव अभिप्राय न भांपते हुए उस पर अगाध विश्वास करने लगी थी। शाम को एक फॉर्म लेकर आई। देखिए, आज के अखबार के साथ ये फॉर्म मिला है। आदित्य कंप्यूटर सेंटर का है। इसमें लिखे 10 क्वेश्चन जो बच्चा सॉल्व कर लेगा उसे फ्री में कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा। पापा तो बुद्धू हैं, उनसे बस 2 क्वेश्चन बने, आपसे सब बन जाएंगे। फिर मैं फ्री में कंप्यूटर सीख सकूंगी। नीली ने पर्चा और पेन मनीषा को थमा दिया। मनीषा 3 प्रश्न ही हल कर सकी। बस 3? नीली को अचरज हुआ। आप भी पापा की तरह बुद्धू हैं क्या? बेवकूफ़ मुझे बुद्धू कहती है? बड़ों से तरीके से बात करना चाहिए ना। मनीषा ने कटुता में भरकर पर्चा नीली की ओर फेंक दिया। मैं क्यों इस लड़की के साथ माथापच्ची कर रही हूँ? नहीं, इसमें और इसकी बकवास में मुझे रुचि नहीं रखनी। सॉरी आंटी। नीली पर्चा उठाकर उदास भाव से चली गई। फिर पखवाड़ा गुजर गया। नीली नहीं आई। मनीषा उलझन में थी। नीली नाम की गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। वो शिद्दत से चाहती है नीली यहाँ ना आया करे। फिर इतनी प्रतीक्षा क्यों? क्यों लग रहा है नीली जब तक रहती है वो समय प्रायः अच्छा बीतता है? क्या नीली के एहसास की आदत होती जा रही है? क्या ये ठीक है? इससे लगाव विकसित करना खुद को धोखा देना है? नहीं, उसे नीली की उपस्थिति की चाह नहीं। वो सुखी है। बच्चे वालियों को देखती तो है, कैसी डिस्टर्ब्ड रहती हैं। अच्छा है नीली नहीं आती, बेकार की घुसपैठ। नीली 18वें दिन आई। मनीषा उस समय झूले पर बैठी थी। झूला झूल रही हैं आंटी? नीली ने करतल ध्वनि से कहा, मानो किसी बड़े को झूले पर बैठे देखना रोमांचक घटना हो। मैं आपको झुलाऊं? कहाँ थी इतने दिन? सायास या अनायास? मनीषा ने पूछ लिया। हाफ ईयरली एग्ज़ाम थे तो पापा बोले पढ़ो। आप मेरा इंतज़ार करती थी? नीली उत्साहित थी। नीली नहीं आती थी तो लगता था उसे आना चाहिए। आ गई तो लग रहा है घुसपैठ कर रही है। इसका आना बंद करना होगा। ये विभ्रम है, छलावा।
वास्तविकता से भाग रही थी मनीषा। नीली को टालने लगी। मैं नोट्स बना रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाहर जा रही हूँ। सालाना इम्तिहान नज़दीक हैं, तुम पढ़ती क्यों नहीं? नीली उदास होकर लौट जाती। उसने आना बंद कर दिया। दूर कहीं बच्चों के साथ खेलती दिख जाती। फिर वह अप्रत्याशित रूप से आ धमकी। तुम? मनीषा अचानक इस तरह चीखी मानो उसे दंडित करेगी। 1 मिनट में चली जाऊंगी। नीली तेज चाल से बढ़ी आ रही थी। धृष्ट लड़की रोकने पर भी नहीं रुकती। गंवार बच्चों को मुंह लगाओ तो लिहाज भूल जाते हैं। नीली उत्साह में थी। उसने सफ़ेद गुलाब तोड़ लिया। नीली बेवकूफ़! मनीषा उसकी ओर झपटी। नीली ने अब तक जीन्स की जेब से छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड निकाल लिया था और गुलाब को कार्ड के ऊपर रख दिया था। हैप्पी बर्थडे आंटी। मैंने कहा था ना मैं आपका बर्थडे याद रखूंगी। मैं बड़ा कार्ड लेना चाहती थी। माँ ने कहा महंगा है, छोटा वाला लो, और मैं फूल भी अपने घर से लाती, पर मेरे घर में गेंदी है, गुलाब नहीं। लीजिए। 2 छोटे हाथ मनीषा को बहुत कुछ सौंप रहे थे। छोटी सी आशा, नन्हा सा विश्वास, कोई कोमल सपना, संकल्प, और ये मासूम मुद्रा, ये भोला भाव। मनीषा ने जब नीली का जन्मदिन याद नहीं रखा था तब उसने याद दिलाया था, और आज जब उसे अपने जन्मदिन को लेकर कोई चाव नहीं है तब ये बच्ची उसे शुभाशंसा देने आई है। तमाम धिक्कार, तिरस्कार, अवरोध, प्रतिबंध को भूलकर संप्रेषण की छोटी सी कोशिश इतना आराम और सुख दे सकती है, मनीषा ने नहीं सोचा था। उसके भीतर की शक्ति, जड़ता, शुष्कता, रूढ़ धारणा पिघल कर नरम पड़ गई। पता नहीं क्यों उसकी इच्छा हुई नीली के कंधे पर सिर रखकर रोए। उसके स्पर्श को अपने भीतर जज्ब हो जाने दे, उसके वजूद को महसूस करे। नीली, तुमने मेरा जन्मदिन याद रखा, मुझे अच्छा लगा। मनीषा ने कार्ड व फूल लेते हुए नीली के हाथ थाम लिए। मासूम मुलायम छुअन, उसे तो आज तक इस स्पर्श का सुख समझ में नहीं आया। बच्चों को पास ही कब आने दिया? बच्चों का आसपास होना तनाव और दबाव को किस तरह दूर कर देता है, कभी जानना नहीं चाहा और घुटती रही अपने अंधेरों में। मैं जाऊंगी, नीली ने हाथ छुड़ा लिए। रुको ना, वो बुदबुदाई। जाना पड़ेगा, माँ ने कहा है तुरंत वापस आना। माँ काम करती हैं तो मुझे भाई को संभालना पड़ता है, वो छोटा है ना। पता नहीं नीली सच कह रही थी अथवा उसकी तरह झूठ गढ़ रही थी। उसकी इच्छा हुई कहे, नीली रुको ना, मैं फुर्सत में हूँ, मुझे नोट्स नहीं बनाने, कहीं बाहर नहीं जाना, बल्कि तुम चाहो तो रोज ही आ सकती हो। लेकिन कह नहीं सकी, क्योंकि फिर नीली समझ जाएगी कि वो झूठ बोलकर उसे भगाती रही थी। इस बच्ची की नज़रों में उसकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए। नीली चली गई। मनीषा उसे जाते हुए देखती रही। नीली की शुभाशंसा ने अनायास मनीषा को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। आज ही भार्गव से कहेगी, हमें अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेना चाहिए। आखिर हर काम का एक सही वक्त होता है। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी शुभाशंसा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों या अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।